मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम 10th क्लास में ज्योग्राफी का लेसन 1 है और लेसन का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है बच्चों? कोई भी भौतिक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, लाभदायक हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। और विकास का अर्थ है कि जितने भी हमारे पास संसाधन है, भूमि है, जल है, वायु है, इनका हम सही प्रयोग करें तो वो हमारा क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आगे आता है कि संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है। जो संसाधन है इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक साधन क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं, जैसे हवा है, पानी है, भूमि है, ये प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित वे संसाधन जो मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे मशीन है, इमारत है, या कोई फैन है, बेंच है, या कोई स्कूल है, ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। आगे है कि प्राकृतिक जो संसाधन है इनको कितने भागों में बांटा जाता है। प्राकृतिक संसाधन है उसको भी 2 भागों में बांटा जाता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय साधन क्या होते हैं? जो दोबारा से प्रयोग किए जाते हैं, दोबारा से इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय के भी बच्चों 2 भाग है, निरंतर एवं सतत प्रवाह, जैसे हवा और पानी, ठीक है। दूसरा है जैविक, वे पदार्थ जो हमें प्राकृतिक वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु हैं, इनसे वे प्राप्त होते हैं। आगे जैविक के भी है, इन्होंने 2 पार्ट बना दिए। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक का मतलब जो हमें कुदरत के द्वारा जो पेड़ पौधे वन है वो प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति के अंदर शामिल करते हैं। एक है वन्य जीव, जो जंगलों के अंदर वन्य प्राणी रहते हैं, उन्हें वन्य जीव के अंदर भाग किया जाता है। आगे है अनवीकरणीय के भी 2 पार्ट है, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय के अंदर क्या होता है कि ये जो संसाधन है इनका बार बार प्रयोग किया जाता है। इन धातुओं का, जैसे तांबा है, सोना है, चांदी है, कांच है आदि। अचक्रीय वे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन है, जैसे प्राकृतिक गैस होगी, पेट्रोलियम होगी, कोयला होगी आदि। बच्चों ये डिटेल में आपको सुन में आ गया होगा। अब इससे आगे के जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस जो लेसन की मुख्य बातें थी वो आपको सुन में आ गई और ये हमने करवा दिया। अब आता है कि जो प्राकृतिक जो संसाधन है इनका हम प्रयोग किस प्रकार किया जाए। हमें प्रकृति द्वारा जितने भी संसाधन है उनका अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की जो पीढ़ी है उसके बचा के रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इनका बिना सोचे समझे, बिना नियोजक किए, बिना कोई योजना बनाए इनका प्रयोग करेंगे तो वर्तमान पीढ़ी को भी इनसे वंचित होना पड़ सकता है, और हमारी जो भावी पीढ़ी है यानी भविष्य की जो पीढ़ी है उनको भी इनसे वंचित होना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें इन संसाधनों का सही सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, और ताकि इनको बचाया जा सके। जैसे अब विकास है, भूमि है, उसका सही प्रयोग किया जाए, उसको मतलब कमजोर होने से रोका जाए, बंजर जो भूमि है उससे होने से रोका जाए, उपजाऊ बनाया जाए। तो इसी प्रकार से जल है, जल का भी सही सदुपयोग किया जाए, बिजली है, बिजली को भी सही उपयोग किया जाए, या प्राकृतिक जो गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक उसी प्रकार से इनका सही प्रयोग किया जाए तो हमारा विकास कहलाता है। आगे मैं बता रहा हूं कि भारत की जो मर्दा है, भारत का जो क्षेत्रफल है, पहले वो बता दो आपको कि
भारत का क्षेत्रफल। भारत जो देश है उसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है पूरे भारत का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है इसकी जो कुल भूमि है उसका हमें ओनली 93% एक उपलब्ध हो पाता है, बाकी जो है और पता नहीं है। उसमें से क्या है कि जो मैदानी भाग है वो 43% है। अब जो पर्वत है वो 30% है और पठार है वो 27%। ठीक है, तो जो मैदानी भाग है इससे हमें खाने का अन्न प्राप्त होता है, उद्योग धंधे लगे हुए हैं और ये हमें हमारे अनाज की पूर्ति करता है। दूसरा जो हमारा 30% भाग है पर्वत, ये हमारे पर्यटन क्षेत्र के रूप में है और इसमें हमारी देश की मुख्य नदियां बहती हैं। अब है 27% में खनिज हमारे देश में है वो 27% उपलब्ध होते हैं और खनिज जो होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। खनिजों पर ही आधारित उद्योग है, लेकिन खनिजों को बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो काफी धीमी है। इनको बढ़ने में लाखों हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को वो भी इससे वंचित होना पड़ सकता है। इसी प्रकार से तो ये हमारा था उसका। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, अब मैं आपको भारत में कितनी प्रकार की जो है मिट्टियां पाई जाती हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो भारत में पहले नंबर पर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ जो मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात होते हुए पाई जाती है। हमारे देश की ज्यादातर जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वाले स्थान बताया मैंने, राज्य बताया कि उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और गुजरात का क्षेत्र आता है। अब आगे है दूसरे नंबर पर काली मिट्टी। काली मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है और ये कपास और गेहूं और गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है और कपास के लिए सर्वोत्तम फसल है। आगे है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी ये राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर पाई जाती है। कुछ गुजरात के साथ लगता कुछ हिस्सा, ज्यादातर तो है मरुस्थलीय में राजस्थान का हिस्सा है और कुछ जो कम हिस्सा है वो गुजरात का है और ये शुष्क होती है और ये पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर करती है, ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं लाल मिट्टी। लाल जो मिट्टी होती है ये कम उपजाऊ होती है, इसमें ज्यादा जो फसल है वो अच्छी नहीं बढ़ती है। ये जो क्षेत्र है लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है ये हमारा जो महाराष्ट्र के जो साथ थोड़ा इलाका है और उनमें पाई जाती है। इस मिट्टी की जो उपलब्धता होती है वो भारत के अंदर कम ही क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। आगे है उन मिट्टी का पांचवा प्रकार लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट जो मिट्टी होती है ये भी कम उपजाऊ होती है और ये भारत का उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। ये मिट्टी तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहां पर छोटा जो नागपुर का पठार है वहां पर पाई जाती है। अगली जो मिट्टी है हमारी वो पर्वतीय या वन मिट्टी। ये जो पर्वतीय वन मिट्टी है ये हमारी जम्मू कश्मीर,
हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और इसके अंदर क्या आता है कि पहाड़ों के ऊपर खेती की जाती है, ढालनुमा क्यारियों में खेती की जाती है। अब है ये जो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका भूषण, इसका भूमि का कमजोर होने का रोकने के कारण क्या क्या है, इसको कैसे रोका जाए। तो अब बच्चों जो मृदा अपरदन के कारण क्या है कि भूमि के कमजोर होने के क्या कारण है वो आपको बता रहे हैं। तो एक तो भूमि कमजोर क्यों होगी कि हमारी धरती के ऊपर जो वन थे पहले वो उनका विनाश हो गया। 1952 की जो वन नीति थी उसके अनुसार हमारे देश के अंदर 33% धरती पर वन होनी चाहिए थी, लेकिन अब वर्तमान में 18-19% के आसपास धरती पर वन रहे हैं। इस कारण से जो हमारे वनों के विनाश के कारण है भूमि है वो कमजोर हो गई है। अगला है अति चराई। अति चराई का मतलब क्या होता है कि हम पशुओं को, भारत है कि पशु के मामले में विश्व के सबसे ज्यादा जो पशु है इस देश के अंदर पाए जाते हैं और पशुओं को चराने के लिए चराई है वो बोई जाती है। इससे लगातार चराई की फसल बोने से भूमि है वो कमजोर हो जाती है, जैसे ज्वार है या पशुओं को चराने के लिए मक्का है वो बोने से भूमि कमजोर होती है। अगला है अति सिंचाई। अति सिंचाई का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से ज्यादा मतलब भूमि के अंदर पानी को दिया जाए, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब के अंदर धान की जो फसल है उसके अंदर जो है अति सिंचाई के कारण से वो भूमि है वो लगातार कमजोर होती जा रही है। आगे है पहाड़ी ढलानों पर ढाल की ओर खेत जोतना। मतलब पहाड़ी जो है वो नीचे की तरफ हम बनाते हैं खेतों को, तो वो अपने साथ क्या होती है कि ज्यादा बारिश हो गई तो उसके कारण से जो पहाड़ हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण से है अगर मान ली बारिश होगी तो अपने साथ वो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह करके ले जाती है। अब बच्चों ये तो थे हमारे मृदा अपरदन के कारण। अब हम इसको रोकने के उपाय बताते हैं। रोकने के उपाय क्या बताओगे? सबसे पहले घास लगाना। कि घास लगाने का मतलब होता है कि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति पानी के साथ बह करना चाहिए, इसके लिए हमारे खेतों के अंदर फसल बोई जाए, उसके अंदर घास लगाई जाए। दूसरा नंबर है पेड़ पौधे लगाए जाए ज्यादा मात्रा में, पेड़ पौधे लगाना। अगर ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये मृदा को अपरदन या मृदा को कटाई से रोकेंगे और इससे हमारी जो है मृदा की जो शक्ति है वो बनी रहेगी। क्योंकि पेड़ पौधों से क्या होता है कि पौधे अपने जो है पत्ते गिराते हैं और उससे वो मिट्टी के अंदर पड़ते हैं तो मिट्टी का उपजाऊपन होता है। इसी प्रकार से आगे मैं बताता हूं आपको कि अति सिंचाई मतलब ज्यादा है सिंचाई नहीं की जाए। अगर ज्यादा सिंचाई करेंगे तो भूमि का कमजोर होगा। फसल को जितनी आवश्यकता हो, फसल को जितनी जरूरत हो उसी हिसाब से हमें फसल के अंदर पानी देना चाहिए। इसी प्रकार से अति चराई। अति चराई का मतलब है पशुओं को चराने के लिए जो भी मान लो फसल बोते हैं उसको स्थान पर बदल कर बोना चाहिए और उसके स्थान पर जो खाद है देसी खाद उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार से ये तो थे हमारे मृदा अपरदन को रोकने के पॉइंट। और भी पॉइंट बढ़ते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो खेतों की मेड़ बनाकर कर दिया जाए, डोड़ा बनाकर कर दिया जाए। मतलब कोई भी खेत है तो उसकी चारों तरफ ना हम डोड़ा लगा देंगे, मेड़ बना देंगे, तो मेड़ ऊंची होगी ना तो उस खेत का पानी मतलब ज्यादा बारिश होगी तो बह के नहीं जाएगा, खेत की उपजाऊ शक्ति नहीं जाएगी। तो ये हमारे मृदा अपरदन के कारण थे और इसके मृदा अपरदन को रोकने के उपाय थे। अब आगे जो अगला टॉपिक है वो आपको बता रहे बच्चों। रियो डी जेनेरो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था। ये रियो डी जेनेरो एक जगह है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए। इसका क्या था इसके अंदर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था
कि जो बहुतकनीकी राष्ट्र है या आर्थिक रूप से संपन्न जो राष्ट्र है उनके द्वारा मतलब अति तकनीकी के द्वारा वो आवश्यकता से ज्यादा है उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वो अंधाधुंध मान लो प्रयोग करते रहे तो हमें वर्तमान जो पीढ़ी है और भविष्य की जो पीढ़ी है उनको इन संसाधनों से वंचित होना पड़ सकता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ज्यादा आर्थिक संपन्न देश है उस तकनीकी के कारण ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको रोकना था ताकि वो इन संसाधनों का सही सोच समझ करके योजना बना करके नियोजन बना करके इन संसाधनों का प्रयोग करें ताकि जो हमारी जो भविष्य की संतान है उसके द्वारा इसको इस्तेमाल किया जा सके। आगे कह रहे हैं कि भारत जो देश है सतत पोषणीय विकास है। पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास का भी यही अर्थ है कि हमें जितने भी संसाधन है हमारे पास उपलब्ध जो संसाधन है उनको हम सोच समझ कर इस्तेमाल करें ताकि हमें हमारा वर्तमान का भी काम चलता रहे और आगे की जो भविष्य की पीढ़ी है उनको भी काम चलता रहे। बच्चों, संसाधनों का वर्गीकरण है, इसके बारे में बताते हैं कि संसाधनों को किस आधार पर बांटा जाए। तो संसाधनों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 4 कौन से? उत्पत्ति के आधार पर मतलब पैदा होने के आधार पर, जैविक और अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, जैविक और अजैविक। इसी प्रकार से समाप्ति के आधार पर जो समाप्त होने वाले हैं उनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? दोबारा से इनको जो इस्तेमाल किए जाए। अनवीकरणीय का मतलब जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद, एक बार प्रयोग करने के बाद जो समाप्त हो जाए उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक के आधार पर भी हम इन संसाधनों को 4 भागों में बांटते हैं। व्यक्तिगत मतलब स्वयं का, सामुदायिक मतलब हम सब के साझे का, राष्ट्रीय मतलब भारत देश का, अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व का। उसके बाद विकास की अवस्था के आधार पर कि कोई भी जो साधन है उसको किस प्रकार से सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए, विकास किया जाए, तो उसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं, संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो ये थे हमारे कि संसाधनों के वर्गीकरण। मैंने बताया संसाधनों के मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। बच्चों, ये हमारा जो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन था, संसाधन एवं विकास, तो इसकी मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बताई और आपको समझ आएगी। बाकी आगे इसी प्रकार से हम आगे के जो लेसन है उनकी वीडियो हम शेयर करते रहेंगे, आप देखते रहें। और जो भी कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो हमसे मान ले संपर्क करें और बताएं जो भी है। हेलो बच्चों, आप घर पे रहें, लगातार वीडियो देखते रहें, तैयारी करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने पढ़ाई के साथ अपने और अपने परिवार का देखभाल करते रहें। थैंक यू।